नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के परमार वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी, जिसमें भोज परमार हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। प्रतिहार साम्राज्य के खंडरों पर जिन नवीन राजवंशों का उदय हुआ था, उनमें मालवा का परमार राजवंश मुख्य रहा है। इस राजवंश की राजनीतिक सत्ता की नींव 9वीं शताब्दी में उपेंद्र कृष्णराज ने डाली थी। संभावना व्यक्त की जाती है कि यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का सामंत था। परमार वंश के चौथे शासक वाकपति राज प्रथम ने अपने वंश की स्थिति को सुदृढ़ बनाया और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी वीर सिंह द्वितीय को प्रतिहारों ने परास्त कर मालवा से खदेड़ दिया था और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हर्ष सियक ने प्रतिहारों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर मालवा में पुनः परमार सत्ता की स्थापना कर दी थी और महाराजाधिराज महामांडलिक चूड़ामणि की उपाधियां धारण कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। सियक का पुत्र वाकपति मुंज परमार वंश का सबसे योग्य और प्रभावशाली शासक था। परमारों के वंश की सत्ता की वास्तविक स्थापना का श्रेय वाकपति मुंज को ही है। उसने त्रिपुरी शासक युवराज द्वितीय और कलचुरी, लाट, कर्नाटक, चोल और केरल के शासकों को परास्त किया था। उसने नाडोल के चौहानों से आबू और जयपुर के अनेक निकटवर्ती प्रदेशों पर भी अधिकार किया था। मुंज का कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलप से भी अनेक बार संघर्ष हुआ था। मुंज को 6 बार विजय मिली थी, किंतु 7वीं बार वह तेलप के हाथों परास्त होकर बंदी बना लिया गया था। बंदीगृह से भागने का षड्यंत्र रचने के कारण तेलप ने मुंज की हत्या करवा दी थी और मुंज के बाद उसका अनुज सिंधुराज मालवा का शासक बना था। सिंधुराज ने चालुक्य नरेश को परास्त कर अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो अब हम देखते हैं भोज परमार, जिसका शासनकाल है 1010 से 1055 ईस्वी। भोज की गणना भारत के प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। उसने अपनी सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से परमार राजवंश के गौरव सूर्य को क्षितिज तक पहुंचा दिया था। उसकी हम सैनिक उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले चालुक्य नरेश से उसका युद्ध हुआ है। कल्याणी के चालुक्यों और मालवा के परमारों के मध्य जो परंपरागत शत्रुता थी, वह भोज के शासनकाल में भी जीवंत रही थी। भोज पहले गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान करना चाहता था, किंतु गुजरात नरेश भीम के दूत दामर की कूटनीतिक मंत्रणा के चलते उसका विचार बदल गया और उसने गुजरात के स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध अभियान करने का निश्चय किया था। कुले नूर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस अभियान के लिए भोज ने कलचुरी शासक गांगेयदेव और राजेंद्र चोल प्रथम से अस्थायी मित्रता करके चालुक्य शासक जय सिंह के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। इस मोर्चे ने सम्मिलित रूप से जय सिंह पर आक्रमण किया था। कलवन अभिलेख और उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार प्रारंभ में इस मोर्चे को अपेक्षित सफलता मिली, किंतु अंत में जय सिंह ने उन्हें परास्त किया और बेलगाम और कुल नूर अभिलेख जो है और जय सिंह के सामंत के अभिलेखों से हमें भोज की पराजय की पुष्टि मिलती है। इस युद्ध में भोज की पराजय के बाद भी चालुक्य और परमार शत्रुता यथावत बनी रही थी। जय सिंह के पुत्र सोमेश्वर प्रथम के काल, जो कि 1044 से 1068 तक है, यह जो संघर्ष है पुनः जीवंत हो उठा था। अनवरत सैनिक अभियानों से इस समय तक भोज की शक्ति काफ़ी दुर्बल हो चुकी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर सोमेश्वर ने अपने सहयोगियों, जिनमें थे नागदेव, गुंडबाई, जयमरस, माधव के साथ भोज पर आक्रमण किया और मालवा को रौंदकर उसकी राजधानी धारा को बिल्कुल ही मिट्टी में मिला दिया था। किंतु सोमेश्वर की यह सफलता भी स्थायी नहीं रही, क्योंकि उसके लौटते ही भोज ने मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था। किंतु भोज की इस पराजय का मालवा पर बुरा प्रभाव पड़ा था। सीताबल्दी स्तंभ लेख से हमें पता लगता है कि चालुक्य साम्राज्य उत्तर में नागपुर तक विस्तृत था। अतः ऐसा आभास होता है कि सोमेश्वर के काल में परमार राज्य के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों पर चालुक्यों का अधिकार हो गया था। लाट प्रदेश से भी उसका संघर्ष रहा है। कलवन अभिलेख और उदयपुर प्रशस्ति से हमें पता लगता है कि भोज ने लाट प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। यह जो है परमारों के अधीन था। भोज के समय गोंगिग राज का पुत्र कीर्तिराज लाट का शासक था, अतः संभवतः भोज ने कीर्तिराज को ही युद्ध में परास्त किया था। कोंकण विजय
लाट के बाद भोज ने कोंकण पर आक्रमण किया। इस राज्य पर शिलाहार वंश का शासन था। सिंधु राज के समय परमारों और कोंकण के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे और कोंकण के शासक ने मुसलमानों के विरुद्ध सिंधु राज की सहायता भी की थी, किंतु भोज के समय इन संबंधों में तनाव आ गया था। अतः भोज ने अपने समकालीन शिलाहार शासक हरिकेशिन या केशीदेव नाम लिया जा सकता है पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था। भोज के बांसवाड़ा और बैतवा अभिलेखों में कोंकण विजय उत्सव के धूमधाम से मनाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद शिलाहार शासक परमारों के प्रतिनिधि के रूप में दीर्घकाल तक कोंकण पर शासन करते रहे थे। इंद्र रथ पर विजय। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने इंद्ररथ को परास्त किया था, किंतु यह इंद्ररथ कौन था इस संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान उसे चोलों के तिरुवालगाडू अभिलेख और तिरुमल्ले शिलालेख में उल्लेखित चंद्रवंश का इंद्ररथ मानते हैं, जो उड़ीसा के आदिनगर का शासक था। कलचुरी शासक गांगे देव पर भी विजय हासिल करी है। कलवन अभिलेख और उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने कलचुरी नरेश पर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं भोज के पूर्वाधिकारी मुंज ने कलचुरी शासक युवराज को परास्त किया था, किंतु कलचुरियों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। और यही नहीं, भोज के समकालीन कलचुरी शासक गांगे ने कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए भोज और राजेंद्र चोल से भी मैत्री कर ली थी, किंतु यह संगठन चालुक्य शासक जय सिंह के हाथों परास्त हुआ था। इसके बाद परमार और कलचुरियों की पुरानी शत्रुता पुनः जागृत हो गई थी। वस्तुतः दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे और दोनों राज्यों की जो सीमाएं थी वह आपस में मिलती थी। दोनों ही पतनोन्मुख प्रतिहार साम्राज्य के प्रदेशों को अधिकृत करने के आकांक्षी थे। फलतः दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हुआ। भोज परमार को गांगे के विरुद्ध सफलता मिली। कलवन अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति और पारिजात मंजरी से भी इस विजय की पुष्टि होती है। गांगे के पश्चात भी परमार और कलचुरी संघर्ष चलता रहा। गांगे के पुत्र कर्ण ने भीम चालुक्य से मित्रता करके मालवा पर दो ओर से आक्रमण किया था, किंतु भोज के जीवित रहते हुए उसे परमारों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। गुहिलों से संघर्ष भी चला है भोज का। चीरवा अभिलेख से हमें पता लगता है कि चित्रकूट यानी कि चित्तौड़ का दुर्ग और वहाँ के गुहिल शासक भोज के अधीन थे। कुंभलगढ़ अभिलेख में भोजसर तालाब और धारेश्वर मंदिर का उल्लेख भी चित्तौड़ पर भोज के अधिकार को प्रकट करता है। तुर्कों से उसका संघर्ष चला है। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने तुरुष्कों को हराया था, किंतु भोज के समय मालवा पर तुर्कों का आक्रमण होने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अतः भोज द्वारा तुर्कों पर की गई विजय संदिग्ध प्रतीत होती है। चंदेलों से संघर्ष। चंदेल शासक विद्याधर भोज का समकालीन था। विद्याधर और भोज दोनों ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे, अतः दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। वस्तुतः इनके बिना उत्तरी भारत में सर्वोच्चता का निर्धारण दुष्कर था। यद्यपि परमार अभिलेखों में भोज और विद्याधर के मध्य हुए संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु चंदेलों के महोबा अभिलेख का कथन है कि कलचुरी चंद्र और भोज ने विद्याधर की वैसी ही पूजा की जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की करता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंदेल नरेश विद्याधर ने भोज को परास्त किया था। डॉक्टर DC गांगुली का मत है कि भोज ने विद्याधर पर आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त होना पड़ा। इसके विपरीत डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक इसे अप्रत्यक्ष संघर्ष मानते हैं। उनके अनुसार भोज ने विद्याधर के अधीन सामंत पर आक्रमण किया होगा और उस सामंत ने अपने स्वामी की सहायता से भोज को परास्त किया होगा। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भोज को चंदेलों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। कच्छ पघातों से संघर्ष। चंदेलों से परास्त होने के बाद भी भोज की कन्नौज विजय की आकांक्षा जो थी वह समाप्त नहीं हुई थी, किंतु उसकी इस आकांक्षा की पूर्ति में कच्छ पघात वंश के दूबकुंड और ग्वालियर के राज्य प्रमुख बाधक थे, क्योंकि ये कन्नौज और भोज के राज्य के बीच में पड़ते थे। दूबकुंड के कच्छ पघात शासक अभिमन्यु से तो भोज ने मैत्री कर ली थी, किंतु ग्वालियर का कच्छ पघात शासक कीर्तिराज चंदेल नरेश विद्याधर के अधीन था, अतः भोज उसे अपने पक्ष में नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में भोज ने कन्नौज विजय की बाधा को हटाने के बाद ग्वालियर पर अधिकार करने के उद्देश्य से कीर्तिराज पर आक्रमण किया था, किंतु भोज को कीर्तिराज के हाथों बुरी तरह परास्त होना पड़ा। संभवतः कीर्तिराज को यह सफलता अपने स्वामी विद्याधर की सहायता के बल पर ही मिली थी। कन्नौज पर आक्रमण। कीर्तिराज के हाथों परास्त होने के बाद भी भोज ने कन्नौज के विरुद्ध सैन्य अभियान किया।
उदयपुर प्रशस्ति और मेरुतुंग भी भोज द्वारा कन्नौज पर आक्रमण और गुर्जर नरेश पर विजय की पुष्टि करते हैं। संभवतः यह गुर्जर शासक यशपाल था, किंतु भोज की कन्नौज विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई थी। चाहमानों से भी उसका संघर्ष रहा है। भोज का शाकंभरी के चाहमानों से भी संघर्ष हुआ है। आघाटपुर के गुहिल मालवा के परमारों की अधीनता स्वीकार करते थे, किंतु उनका चाहमानों से संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष के चलते चाहमान वाकपति द्वितीय ने गुहिल अंबा प्रसाद की हत्या की थी। भोज अपने सामंत की हत्या को सहन नहीं कर सका था, अतः उसने तत्कालीन चाहमान शासक वीर्य राम को परास्त कर उसके गौरव का हरण किया था। पृथ्वीराज विजय से भी भोज की इस विजय की पुष्टि होती है। गुजरात के चालुक्यों से उसका संघर्ष चला है। भोज का गुजरात के चालुक्य शासकों से भी संघर्ष हुआ है। कहते हैं हेमचंद्र ने कहा है कि एक बार जब गुजरात का चालुक्य शासक चामुंडराज काशी जाने के लिए मालवा क्षेत्र से गुजर रहा था, तो भोज ने उसे काफी अपमानित किया था। यात्रा से वापस लौटकर चामुंडराज ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुत्र वल्लभराज को एक विशाल सेना के साथ भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, किंतु मालवा पहुंचने के पूर्व ही वल्लभराज की चेचक से मृत्यु हो गई थी। यद्यपि अन्य साक्ष्य भी इस तथ्य का विवरण देते हैं, किंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चामुंडराज और वल्लभराज जो है भोज के समकालीन नहीं थे। भोज के समकालीन चालुक्य शासक था दुर्लभराज और भीम प्रथम। हेमचंद्र भोज और दुर्लभराज के मध्य संघर्ष का उल्लेख करता है, किंतु अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। दुर्लभराज के बाद भीम प्रथम गुजरात का शासक बना। भोज का भीम से भी संघर्ष हुआ था। हेमचंद्र के अतिरिक्त अन्य सभी लेखक इस संघर्ष और उसमें भीम की विजय का उल्लेख करते हैं। उसके अनुसार प्रारंभ में भोज और भीम में मित्रता थी, किंतु बाद में भोज ने विश्वासघात करके भीम पर आक्रमण किया था। एक बार वर्षा के अभाव में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था। इसका लाभ उठाकर भोज ने गुजरात पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी, किंतु भीम के मंत्री दामर ने अपनी कूटनीति से इस अभियान की दिशा तैलब की ओर मोड़ दी थी। दूसरी बार भोज ने भीम की सिंध विजय में व्यस्तता का लाभ उठाते हुए अपने सेनापति कुलचंद्र को गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटने के लिए भी भेजा था। कुलचंद्र ने भीम की अनुपस्थिति में अनहिलवाड़ा को बुरी तरह लूटा, जिससे चालुक्यों को पर्याप्त क्षति पहुंची थी। उदयपुर प्रशस्ति से भोज की इस विजय की पुष्टि होती है, किंतु भीम इस पराजय को सरलता से स्वीकार नहीं कर सका। सिंध से लौटकर उसने भोज पर प्रति आक्रमण कर दिया और आबू पर अधिकार किया, किंतु यह भोज को निर्णायक रूप से परास्त नहीं कर सका था। वस्तुतः भोज और भीम दोनों ही उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे, किंतु वे एक दूसरे पर सीधे आक्रमण का साहस नहीं कर सके। अनवरत सैन्य अभियानों से इस समय तक भोज की शक्ति काफ़ी दुर्बल हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए भोज के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था, जिसमें भीम के अतिरिक्त सोमेश्वर प्रथम, कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण और संभवतः लाट नरेश त्रिलोचन पाल भी सम्मिलित था। इस संघ ने संयुक्त रूप से भोज पर आक्रमण किया। यद्यपि इस समय तक भोज काफी वृद्ध हो चुका था और बीमार चल रहा था, फिर भी उसने अपने राज्य की सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया था, किंतु युद्ध काल में ही भोज की मृत्यु हो गई और इस संघर्ष में भीम को सफलता मिली। भोज के राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भोज एक महान विजेता और सेनानायक था। उसने न केवल वाकपति मुंज के समय की साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, वरन अपनी सैनिक उपलब्धियों से परमार साम्राज्य को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यद्यपि अभिलेखीय और साक्ष्य साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनमें उसके राजनीतिक प्रभाव और साम्राज्य विस्तार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से भोज के साम्राज्य की सीमा में पूर्व में हम कह सकते हैं कलिंग और चैदी, उत्तर और पूर्वोत्तर में ग्वालियर होते हुए समस्त उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग, पश्चिम में लाट और वहां से समुद्री किनारे होते हुए अपरांत और कोंकण, और उत्तर उत्तर पश्चिम में मेवाड़ और मारवाड़ का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। भोज के मूल्यांकन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भोज प्रथम का जीवन राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अद्भुत मिश्रण था। वस्तुतः भोज की प्रसिद्धि उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के कारण नहीं, वरन सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण अधिक है। वह स्वयं एक उच्च कोटि का कवि, अनेक शास्त्रों और विधाओं का ज्ञाता था। उसने राजनीतिक, दर्शन, ज्योतिष, वस्तुविद्या, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों पर लगभग 24 ग्रंथों की रचना की थी। साथ ही वह उच्च कोटि का कवि भी था।
उदयपुर प्रशस्ति में उसे कविराज कहा गया है। स्वयं विद्वान होने के साथ भोज विद्वानों और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। कल्हड़ ने उसे कवि बांधव कहा है। भोज साहित्यकारों और विद्वानों को आर्थिक सहायता और पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहन देता था। हनुमान नाटक का लेखक दामोदर मिश्र, उसका भाई शोभन और कवित्री सीता उसके दरबार में रहने वाले प्रमुख साहित्यकार थे। भोज की रानी अरुंधति भी विदुषी स्त्री थी। विद्वान और विद्वानों का संरक्षक होने के अतिरिक्त भोज एक महान निर्माता भी था। उसने अनेक भवनों, नगरों, मंदिरों, सरोवरों का निर्माण कराया। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार इसने वास्तविक अर्थ में विश्व को जगती अथवा वास्तु स्थान बना दिया। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारानगर को अपनी राजधानी बनाया और उसे अनेक भवनों और मंदिरों से सुसज्जित किया। इसके अतिरिक्त उसने भोपाल से 16 मील दूर भोजपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। भोज के उत्तराधिकारियों की बात करें तो इसके बाद इसका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा। उसके समय में भी मालवा का अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष चलता रहा। अंत में जो चालुक्य हैं उनके साथ संघर्ष में जयसिंह की मृत्यु हुई थी और उसके बाद मालवा में अराजकता व्याप्त हुई। ऐसी स्थिति में भोज के चचेरे भाई उदयादित्य ने शाकंभरी के चाहमान शासक दुर्लभ राज के सहयोग से चालुक्यों को परास्त कर मालवा पर पुनः अधिकार किया था। उदयादित्य के बाद उसका पुत्र लक्ष्यदेव या लक्ष्मण देव भी कहा जा सकता है, मालवा का शासक बना। उसने अनेक सैनिक अभियानों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। उसने मुस्लिम गवर्नर महमूद के आक्रमण का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध करके अपने राज्य को सुरक्षित रखा। इसके पश्चात मालवा का क्रमशः जो हम कह सकते हैं नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, विंध्यवर्मन और सुभटवर्मन ने शासन किया। ये सभी शासक अयोग्य और निर्बल थे, अतः उनके समय परमार साम्राज्य का उत्तरोत्तर ह्रास होता चला गया। सुभटवर्मन के बाद अर्जुन वर्मन ने परमार साम्राज्य की डूबती नैया को बचाने का प्रयास किया था, किंतु तुर्कों के अनवरत आक्रमणों से 13वीं शताब्दी के अंत में मालवा का स्वतंत्र राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया था।